क्या करप्शन पर टारगेट 24 का नैरेटिव सेट है? मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करके सीबीआई ने ईडी के को जो है आमंत्रण दे दिया, लेकिन अब वो ईडी की कस्टडी में जो पहुंच गए हैं, ये कल की बात जरूर हो सकती है। आज क्या हुआ आप ये भी जानने में दिलचस्पी रखेंगे। आज हुआ ये कि जिस शराब स्कैम के मामले में सिसोदिया अंदर है, उसी से जुड़े एक और मामले में तेलंगाना के सीएम केसीआर की बेटी के कविता से दिल्ली में ईडी की पूछताछ चल रही है। करीब 6 घंटे हो गए हैं पूछताछ चल रही है। पूछताछ का एक अलग एपिसोड लालू प्रसाद यादव एंड फैमिली की टेंशन को भी बढ़ाया जा रहा है। आज दिल्ली में सीबीआई की टीम लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के दहलीज तक पहुंच गई है। पता चला है कि तेजस्वी यादव घर पर नहीं है, तो सीबीआई के ऑफिसर बैरंग लौट आए। तेजस्वी को सीबीआई ने आज के लिए समन किया था। कल ईडी भी तेजस्वी के इसी घर में पूछताछ करने गई थी। ईडी से लेकर सीबीआई जिस तरह से जबरदस्त एक्शन में है, उससे अब आगे क्या होगा, हर किसी के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ है। क्या के कविता और तेजस्वी यादव का भी वही होगा जो सिसोदिया का हुआ है? क्या इन दोनों नेताओं को भी सलाखों के अंदर भेजने का पूरा इंतजाम हो गया है? ये सवाल इसलिए क्योंकि लगातार इस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि सबूत इकट्ठा कर लिए गए हैं। क्या इसको लेकर वार पलटवार हो रहा है? सुनिए। मेरी समझ से कोई खास मेरे में भी नहीं। क्या आपको लगता है ये सवाल खड़े हो रहे हैं सीबीआई और ईडी का? अब आप बताइए ना, तो हम आपको बता दिए 17 में हुआ, तब फिर क्या हुआ? अब 5 साल के बाद फिर हो रहा है और सब कुछ हो गया, तो क्या हुआ? काहे नहीं उस समय हुआ था? जंगल राज और भ्रष्टाचार का पर्याय बनी आरजेडी, जिन्होंने जानवरों का चारा भी नहीं छोड़ा, ये भी भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त है। बिहार की सरकार जाने की टीस है, लेकिन इतनी मानवीय संवेदनाएं होनी चाहिए कि हमारे डिप्टी सीएम तेजस्वी जी की पत्नी क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है। आप सुबह से 12 घंटे तक वहां बैठे हुए हैं, मिसाब को इनवाइट कर रहे हैं। तो एजेंसी अपना काम कर रही है, लेकिन चूंकि लपेटे में सियासी लोग हैं, इसीलिए करप्शन के खिलाफ एक्शन की लड़ाई बीजेपी वर्सेस विपक्ष हो गई है। क्षेत्रीय दल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और उनपे जांच एजेंसियां जब कार्रवाई कर रही हैं, तो वो कभी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, कभी वो इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं। बीजेपी का तो नारा है, जो जितना बड़ा भ्रष्टाचारी वो उतना बड़ा पदाधिकारी। सारे राजनीतिक दल इस बात को महसूस कर रहे हैं और इस देश के लोग भी महसूस कर रहे हैं कि दरअसल इनका काम एक ही है कि विपक्ष के लोगों पे कार्रवाई करो, उनको जेल में डालो। तो विपक्ष के नेताओं पर एक एक करके सरकारी एजेंसियों की जांच का फंदा कसता जा रहा है। ऐसे में सवाल ये पैदा होते हैं कि क्या मनीष सिसोदिया के बाद अब के कविता और तेजस्वी यादव का नंबर है? क्या एजेंसियों की जांच के बहाने विपक्ष के नेता चुन चुन कर जेल भेजे जाएंगे? सीबीआई ईडी से विपक्ष के नेताओं की जांच सहयोग है या सियासी प्रयोग है? क्या करप्शन की जांच तेज करके 2024 के चुनाव का नैरेटिव सेट हो रहा है? सुप्रिया श्रीनेत, आपसे, ये आपको प्रयोग लग रहा है या फिर जिस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी या हुआ है उसकी जांच है और कुछ नहीं? आपको ये प्रयोग लग रहा है या संयोग लग रहा है? ये सवाल हमें भारतीय जनता पार्टी और मीडिया से पूछना चाहिए, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपको ये संयोग लग रहा है कि ईडी के केसेस में चौगुना ईडी के केसेस बढ़ गए 2014 के बाद और 95% केसेस सारे विपक्ष के खिलाफ हैं, या उन लोगों के खिलाफ है जो सरकार से सवाल पूछते हैं, सरकार को आईना दिखाते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हो, चाहे वो फॉर्मर ब्यूरोक्रेट्स हो, या वो चुनाव आयोग के आयुक्त ही क्यों ना हो, उनके सारे खानदान के खिलाफ। तो दिक्कत की बात यह है कि जब आप ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज को निष्पक्ष एजेंसियों से हटा के भाजपा का फ्रंटल बना देते हैं, तब राजनीति ऐसी होती है जैसी हो रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आज की तारीख में, और ये मैं दावे के साथ कहती हूं, थोड़े दंभ के साथ कहती हूं, आज की तारीख में अगर आपके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स की रेड होती है,
अगर आपको भाजपा की ट्रोल आर्मी आपके खिलाफ जहर उगलती है, अगर बददिमाग मंत्री और प्रवक्ता आपके खिलाफ बोलते हैं और अगर आपको तिरस्कृत और अपमानित किया जाता है, तो याद रखिएगा आप इस देश के लोकतंत्र के प्रहरी हैं और आने वाला वक्त आपका कर्जदार रहेगा। और शिद्दत से लड़िए, दुगनी ताकत से लड़िए, क्योंकि आप देख लीजिए। और मैं छोटी सी बात कह के अपनी बात खत्म कर देती हूं। अडानी के खिलाफ ना ईडी, ना सीबीआई, ना इनकम टैक्स, ना सेबी कोई नहीं जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भी नहीं जाएगा मुंद्रा पोर्ट पर। कर्नाटक में इनके मंत्री का लड़का 40 लाख की घूस लेते हुए पकड़ा गया। इनके कार्यकर्ता संतोष पाटिल ने लिख कर दिया कि मुझसे 40% कमीशन दिया जा रहा है, खुदकुशी कर ली। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर दी। 40% कमीशन खोरी की महाभ्रष्ट सरकार का क्या निवारण कर रहे हैं? ना सीबीआई जाएगा, ना ईडी जाएगा, ना इनकम टैक्स जाएगा। येदियुरप्पा जो ईडी और सीबीआई दोनों के केसेस लड़ रहे हैं, क्योंकि चुनाव आ गया, मोदी जी उनका हाथ थामकर घूमेंगे। आपको लगता है ये प्रयोग है या संयोग है? लेकिन मैं आपको अंत में बात बोल के खत्म कर देती हूं। ये एक बौखलाई, घबराई और निरंकुश सरकार का प्रमाण है और कुछ नहीं है, जिनको अपनी आगामी हार साफ तौर पर नजर आ रही है। सुप्रिया श्रीनेत ने कुछ वाजिब सवाल यहाँ पर उठाए हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, लेकिन सुप्रिया जी ये कह रही हैं कि ट्रोल आर्मी जो है जिसका तिरस्कार कर रही है, ट्रोल कर रही है, तो समझ लीजिए आप सही का साथ दे रहे हैं। लेकिन सुप्रिया जी आप ये जानती हैं कि ट्रोल आर्मी तो हर तरफ है। आपकी पार्टी से भी बहुत ट्रोलिंग होती रहती है, बीजेपी की तरफ से भी ट्रोलिंग होती है, आरजेडी की तरफ से भी, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी। और महिलाओं का तिरस्कार कोई नई बात नहीं है, वो अक्सर कोई किसी को करे ना करे, महिलाओं को सबसे पहले कैरेक्टर असैसिनेशन से लेकर और तिरस्कार से लेकर सब होती है। आप मेरी बात का तथ्य नहीं समझ पाए। नहीं, मैं तथ्य समझ गई, लेकिन नहीं मैं समझ गई। आपने कहा कि अगर ट्रोल आर्मी तिरस्कार कर रही है तो आप समझ जाइए कि आप बढ़िया काम कर रहे हैं। समझ पाई तो मानिए ना। नहीं, सुनिए मैम, आपने जो कहा काम कर रहे हैं। मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ, मैं पत्रकारों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं राजनीतिज्ञों की बात कर रही हूँ। नहीं, उसमें आप कैटेगोरिकली चीजों को मत डालिए ना। ईडी इनकम टैक्स कर रहा है। सुधांशु जी, जो आपकी पार्टी में अब आन मिले हैं, उनके ऊपर केसेस भले ही वापस ना लिए गए हों, उससे पहले कि आप कह दें कि केसेस अभी भी हैं, केसेस भले ही वापस ना लिए गए हो, लेकिन कार्रवाई तो रुक गई है ना। और इसीलिए लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सीबीआई और ईडी एक्शन मोड में विपक्ष के नेताओं पर ही क्यों आतुर नजर आ रही है। देखिए, पहली बात तो रूबिका जी, आपका मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। आपने कहा यह मत कहिएगा कि केसेस विड्रॉ नहीं हुए हैं। इसका मतलब ये तो माना कि हमारी सरकार ने किसी पे केस विड्रॉ नहीं किया है। और आपने कहा कार्रवाई रुक गई है, किस आधार पे बोल रहा विपक्ष? कि इसलिए कि इस समय जब आवश्यकता पड़ती है जांच की प्रक्रिया के दौरान, तब बुला के उनकी सुनवाई की जाती है। तो इस समय तो पिछले कुछ समय से तो रॉबर्ट वड्रा को भी नहीं बुलाया गया है। तो क्या कहना चाहते हैं, रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ कार्रवाई रुक गई है या रॉबर्ट वड्रा को सहूलियत दे दी हमने? जब रॉबर्ट वड्रा के खिलाफ अभी तक कोई चार्जशीट अभी नहीं फाइनल हो पाई क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया का समय, तो साहब हमारी सत्य की विजय है। और जैसे ही पूछताछ के लिए बुला लो, अरे साहब ये तो लोकतंत्र के ऊपर प्रहार है। इसलिए मैं सुप्रिया जी की बात का समर्थन करता हूं कि सहयोग नहीं प्रयोग है। पर ये प्रयोग जानते क्या है? ये सब के सब अपने अपने परिवारों के झंडा बरदार हैं, मगर सब भ्रष्टाचार के अलंबरदार हैं। और ये अब सियासी गुबार में अपनी उस हकीकत को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक व्यवस्थित प्रयोग है कि वो सारी पार्टियां जो आज से रही, मोदी जी की सरकार आना तो छोड़िए, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक हैसियत बनने से पहले से ही जो पार्टियां भ्रष्टाचार के आरोप में रही हूं, मैं सुप्रिया जी से पूछना चाहता हूं, ये मुलायम सिंह जी की पार्टी के ऊपर डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट का केस क्या हमारे जमाने में था? आपके जमाने में था। मायावती जी पे आपके जमाने में था। द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम पर आपके जमाने में था। अकाली दल पर आपके जमाने में था। इवन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर 2G घोटाले से लेके, कॉमनवेल्थ से लेके, कोयला घोटाले से लेके, तमाम प्रकार के कोर्ट के द्वारा, क्योंकि आपकी सरकार ने किसी पे नहीं किया था, कोर्ट के द्वारा इंडिकेट होकर आपके जमाने में था। यहां तक कि आपके पार्टी के सर्वोच्च नेता सोनिया जी और राहुल जी को के ऊपर केस अक्टूबर 2013 का है, कोर्ट के द्वारा, आपकी सरकार रहते हुए, क्योंकि आपकी सरकार चाहकर भी रोक नहीं पाई थी। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि 2014 से पहले के 4 भाजपा नेताओं के खिलाफ बताइए जिनके खिलाफ एजेंसी जा रही है। 40 नेता है विपक्ष के, उस जमाने में भी उन्हीं के खिलाफ थे। तो तब भी ये दागदार थे, अब भी ये दागदार हैं। केवल अपने अपने परिवार की झंडा बरदारी
बचाने के लिए यह अलंबरदारी भ्रष्टाचार की जा रही है। इसलिए एक व्यवस्थित प्रयोग है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, और हिंदी में अगर कहेंगे तो ये सारे मौसेरे भाई मिलकर एक हो गए। आपके टाइम पर भी केसेस इन पर हो गए थे। सच को इकोनॉमिकल नहीं करना चाहिए और सच में झूठ नहीं का मिश्रण नहीं करना चाहिए। भाजपा के बड़े सारे लोग इसी के सहारे अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो करना छोड़ दीजिए। जो केस हुआ था, ईडी ने कहा यहां पर कोई केस नहीं है, आपने ईडी का डायरेक्टर बदला और केस रीओपन कराया सोनिया जी और राहुल जी के खिलाफ, और उस डायरेक्टर को तमाम एक्सटेंशंस दिए। ये आप मत भूलिएगा, सच के पहरेदार है तो सच की बात किया करिए। आपके अकॉर्डिंग सारा विपक्ष चोरों से भरा हुआ है और आप हरिश्चंद्र बने बैठे हैं। आप जैसे हरिश्चंद्र के साथ अडानी है, जिस पर आरोप है कि उनकी वेब ऑफ शेल कंपनीज देश में बेनामी पैसा ला रही हैं। क्या एक्शन ले रहे हैं आप उन पे? और नहीं, सुप्रीम कोर्ट के पीछे मत छुपिएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की कमिटी तो रिव्यू ऑफ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क कर रही है। आपकी सरकार ने मुंह में दही जमाने के अलावा क्या काम किया अडानी पर? ना आप नाम ले पाते हैं, ना आपके आका नाम ले पाते हैं दोनों सदनों में। तो भ्रष्टाचार तो जो कर्नाटक में हो रहा है उस पर दो शब्द बोल दीजिए। अभी अभी आपके एक एमएलए के लड़के पकड़े गए 40 लाख की घूस लेते हुए, जो मैसूर सैंडल सोप कंपनी बनाती थी उसके टेंडर में हो रहा था। पीएसआई स्कैम आपके यहां, लेबर डिपार्टमेंट स्कैम आपके यहां, मोलासिस स्कैम आपके यहां, अब येदियुरप्पा का हाथ पकड़ के चल रही है। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? ये कौन सा सर्फ एक्सेल का पाउडर है? ये कौन सी नई गंगा आप बहा रहे हैं जिसमें गोता लगाकर सारे दाग धब्बे धुल जाते हैं? आप कह रहे हैं समय समय पर बुलाना पड़ता है। लास्ट बार हेमंत बिस्व शर्मा को कब बुलाया था एजेंसी ने? लास्ट बार नारायण राणे को कब बुलाया था? शुभेंदु अधिकारी को कब बुलाया था? रेड्डी ब्रदर्स को कब बुलाया था? येदियुरप्पा को कब बुलाया था? अगर विपक्ष में रहो तो आप फ्रंटल बनी अपनी एजेंसियों से धमकवाइएगा, और अगर आपके साथ मिल जाओ तो दाग धब्बे धुल जाएंगे। अंत में एक बात कहती हूं, आप 9 साल से सत्ता में है ना, जिसका भी आप नाम ले रहे हैं, आप 9 साल से सत्ता में है, झुंझुना बजा रहे हैं 9 साल से। 9 साल से कन्विक्शन रेट एक नहीं हुआ है, 0.5% से लेस कन्विक्शन रेट है ईडी का। आप चार्जशीट में किसी का नाम डाल दीजिए और मुंह की खानी पड़ती है आपको कोर्ट में, क्योंकि आपके पास ना साक्ष्य है ना केसेस है पुरजोर, और यहां पर आकर आप डंका बजाएंगे अपनी सरकार का। आपकी सरकार शायद आजाद हिंदुस्तान की सबसे घबराई, बौखलाई और बिफरी हुई सरकार है, जिसको शासन करना तो नहीं आता है, लेकिन कुशासन और एजेंसीज के माध्यम से ये सोचते हैं कि वो लोगों को डरा लेंगे, लेकिन ये डर आपका दिखाता है। और 9 साल से सत्ता में होने के बावजूद हाथ मल रहे हैं आप। क्या कर रहे हैं? सुधांशु जी, इतना सबके खिलाफ केस थे तो 9 साल तक तो अभी कन्विक्शनों की तो लाइन लग पड़। सुप्रिया जी, लेकिन ये बताइए कि जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बार बार ये कहते हैं कि बीजेपी जो सीखी है वो तो कांग्रेस से सीखी है, इसका क्या जवाब देगी? अखिलेश यादव जब भी ईडी या सीबीआई का जिक्र होता है तो वो कहते हैं कि अगर कोई चीज सीखी है बीजेपी ने कांग्रेस से तो वो है ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल। नहीं, वो कहते हैं, उनका मैं सम्मान करती हूं, उनको कहने दीजिए। असलियत और झूठ में तो अंतर है ना। हम तो फिर भी सच के ध्वज भावक बन के यहां पे बैठे हैं। भाई संजय पाटिल इन्हीं के एमपी थे, उन्होंने क्या कहा? अब मैंने भाजपा ज्वाइन कर ली है, अब ईडी मेरे पीछे नहीं आएगी। और ये तो उन्होंने साफ तौर पे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि भैया भाजपा ज्वाइन करो। ये लोग क्या करते हैं, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स है, ये विपक्ष के पीछे नहीं पड़ती है। ये विपक्ष अपनी स्ट्रैटेजी कैसे बनाए उसकी चाबी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। आजकल क्यों चुप लोग बैठ जाते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, लालू जी अभी वापस आए हैं सिंगापुर से अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराकर, उनकी बेटी ने उनको किडनी डोनेट करी। बिल्कुल उनको आइसोलेशन में रहना चाहिए। उनके घर में 10-10, 12-12 घंटे बैठे हुए हैं ईडी वाले। ये किस तरह के लोग हैं? ना इनके अंदर मानवीयता है, ना शालीनता है, और नैतिकता तो इन्होंने बेच खाई है। ये असलियत है। सुधांशु जी 30 सेकंड में इसका रिप्लाई कीजिए, क्योंकि ऋतु और ये लोकतंत्र को कमजोर करता है, और उसके बाद आपको जवाब देना होगा, क्योंकि ये छापेमारी आरजेडी के तमाम उन बड़े चेहरों के यहाँ भी हो रही है, आप जानते हैं। जी देखिए, मैं टेक्निकल जवाब देता हूं, जो कोई न मेरी माने न सुप्रिया जी की, कोई भी दर्शक समझ सकता है। अगर कर्नाटक में हमारे विधायक के बेटे के ऑफिस से 40 लाख रुपए पकड़े गए, तो वहां तो प्रदेश में भी सरकार हमारी, केंद्र में भी सरकार हमारी। अगर आपके आरोप सही हैं तो वहां जाती नहीं पुलिस, और अगर आपके आरोप सही है तो एक फोन कर देती, वो 40 लाख रुपए चले जाते। इसका अर्थ हुआ कि
ईमानदारी से एजेंसीज काम कर रही हैं, आपका आरोप स्वतः गलत हो जाता। और रही बात इसकी कि आपने कहा बुलाया, आपने कहा ईडी ने कहा था केस खत्म कहां हो गया, तो देखिए व्यर्थ का झूठ नहीं फैलाना चाहिए। बताइए, कागज दिखाइए, आपकी ईडी ने लेटर दिया था कि खत्म हो गया, दिखा दीजिए, आज यहां शो कर दीजिए, भाजपा के मुंह पे जाके मार दीजिए। हवा में कह देना कि केस खत्म हो गया था, कह दिया और उसके बावजूद केस दोबारा चला दिया। इसीलिए मैंने एक और बात जी, 10 कही, सेकंड एक कोई केस बताइए आज के जितने नेता हैं। आम आदमी पार्टी तो 2013 के बाद आई, सिर्फ आम आदमी पार्टी को छोड़ दें। चलिए रूबिका जी, इन सारी पार्टियों का एक नेता बताइए जिसपे हमारे सत्ता में आने से पहले कोई ना कोई भ्रष्टाचार का केस ना रहा हो। चुनौती से पूछता हूं, सुप्रिया जी बता दें। आरजेडी, सपा, बसपा, डीएमके, बता दें, 10 सेकंड किसी कोई ना कोई केस हमेशा रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी को छोड़ के वो 2013 में ही राजनीति अपनी बातें कर रहे हैं और मैं ऋतु जायसवाल का सोच रही हूँ, लेकिन चूंकि 10 सेकंड मांगे हैं। नहीं, रूबिका जी, हाँ, एक सुप्रिया सेकंड। जी, क्योंकि रूबिका जी, आप एक 10 सेकंड। सेकंड दे दीजिए, लेकिन एक ऋतु जी सेकंड। भी हमारी मेहमान 10 है और सेकंड का मुझे भी, हाँ, वो बड़ा सब्र से अपना इंतजार कर रही है, पर उससे पहले बस। सुप्रिया जी 10 सेकंड। हाँ, मैं ऋतु जी से माफी चाहूंगी और कहूंगी बस 10 सेकंड का मुझे अपना वक्त दे दीजिए। आपने देखा कि किस तत्परता से इन्होंने कर्नाटक का नाम लिया। कर्नाटक में लोकायुक्त ने छापा मारा था, एजेंसी ने नहीं मारा था। पहली बात, पहला सच समझ लीजिए। लोकायुक्त होपफुली आप इंडिपेंडेंट मानते हैं और आपकी एजेंसी में आपने कर्नाटक का नाम लिया। अडानी का नाम लेने से क्यों सकुचाते हैं? क्यों नहीं ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स और तमामों डिपार्टमेंट की रेड हो रही है वहां पर? क्यों नहीं एनसीबी, नेशनल नारकोटिक ब्यूरो पहुंच गया, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो पहुंच गया मुंद्रा पोर्ट? वो नहीं ले पाएंगे। अडानी का और चीन का चा ना बुलवाओ, बाकी सारा जबानी जमा खर्च करा लो। लालू परिवार पर छापे को लेकर ईडी ने बयान दिया है। 24 ठिकानों पर सर्च, 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है। लालू परिवार पर कार्रवाई को लेकर यह ईडी का बयान। 1.25 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के बारे में भी जानकारी मिल रही है। श्रीनिवास का जरा रुक कर लेते हैं, वो हमें डिटेल में बताएंगे। 24 ठिकानों पर छापेमारी हुई, 1 करोड़ कैश बरामद हुआ है और लगभग 1 करोड़ 25 लाख के गहने बरामद हुए हैं। श्रीनिवास, आप कहां पर मौजूद हैं और ईडी ने क्या कुछ बताया अब तक? रूबिका, इस वक्त मैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिस के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां पे के कविता से पूछताछ हो रही है। यही मनीष सिसोदिया मौजूद है और साउथ कार्टेल का, जिसको सबसे बड़ा किंग पिन माना जाता है, अरुण रामचंद्रन पिल्लई, वो भी यहां मौजूद है। लगातार 6 घंटे से के कविता के साथ पूछताछ हो रही है। ये बताया गया है कि अभी लगातार उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। कयास ये भी लगाया जा रहा है कि हो सकता है कि रामचंद्र पिल्लई के सामने कन्फ्रंट कराया जाए के कविता को, लेकिन अब 5:30 बज चुके हैं और ये कहा जाता है कि महिला होने के नाते शायद के कविता को अंधेरा होने के पहले, यानी कि 6 बजे के पहले आज की पूछताछ उनके साथ खत्म कर दी जाए। लेकिन फिलहाल लगातार 6 घंटे से ये पूछताछ जारी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि कल ईडी ने कोर्ट में ये कहा था कि 7 लोगों से कन्फ्रंट कराना है, जिसमें रामचंद्र पिल्लई एक बहुत ही अहम आदमी है। लेकिन अगर आज से ये कन्फ्रंट नहीं कराया गया है तो हो सकता है कि के कविता को फिर से बुलाया जाए। आप के कविता के बारे में जानकारी हमें दे रहे हैं और दूसरी तरफ ईडी का जो ये अभी हमारे पास बयान आया है, मैं चाहती हूं उस पर भी जानकारी हासिल हो। ऋतु जी, सुना आपने ईडी की तरफ से कहा गया है कि 1 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद हुआ है, लगभग 1 करोड़ 25 लाख के गहने बरामद हुए हैं और इसीलिए पूछताछ की जा रही है कि कुछ तो ऐसा पुख्ता सबूत उनके पास हासिल है। 24 जगह के ठिकानों के बाद, 24 जगह पे ठिकानों के बाद 1 करोड़ का कैश, जो चीज़ें बरामद हुई हैं उससे सवाल पूछा जाएगा, ये पैसे कहाँ से आएंगे उसका जवाब भी दिया जाएगा। सिर्फ चीज़ें बरामद हो जाने से कोई आरोपी नहीं हो जाता है। संस्थाएं अपना काम कर रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात से है, सिलेक्टिव टारगेटिंग से प्रॉब्लम है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है। टाइमिंग समझना होगा। जब से बिहार की सत्ता हाथ से निकली है और जो बौखलाहट है और 2024 का जो चुनाव सामने, ये सभी का कनेक्शन है। और हमेशा से रहा है, जब जब चुनाव आए तो छापेमारी तेज होना, ये सबका एक कनेक्शन है। आप अगर देखेंगी, देखिए, अगर कोई भी एजेंसी अपना काम कर रही है करे, लेकिन बीजेपी का काम करेगी तो प्रॉब्लम है, सिलेक्टिव टारगेटिंग होगी तो प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी सुप्रिया मैम बता रही थी कि नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, हेमंत विश्व शर्मा, येदुरप्पा, इन सब के जांच की आंच खत्म हो गई बीजेपी में जाते ही। और बीजेपी जब किसी चीज का ना, आपको पता है, जब लोकप्रियता घट जाती है, सेल कम हो जाती है, तो वो ऑफर देते हैं। बीजेपी भी ऑफर दे रही है।
बाय वन गेट वन फ्री, उसकी सेल डाउन हुई तो लुभावने ऑफर दे रही है, इफ यू विल ज्वाइन बीजेपी आई विल गिव यू वाई सिक्योरिटी। तो इस तरह के ऑफर अभी बिहार में चल रहे हैं, बीजेपी ज्वाइन करो, जो मेरी तरफ आएगा उसको वाई सिक्योरिटी देंगे। चिराग पासवान जी, कुशवाहा जी, सहनी जी, झड़ी लगी हुई है वाई सिक्योरिटी की। ये प्रलोभन की पॉलिटिक्स नहीं, मेरी तरफ आओगे तो बेदाग, विपक्ष में रहोगे तो दागदार, ये पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। आप डेमोक्रेसी को कुचल करके शासन नहीं कर सकते हैं, आप क्रूर शासक नहीं बन सकते हैं। ठीक है, एजेंसीज अपनी काम करेगी, लेकिन इस तरीके से टारगेटेड कर करके नहीं। आज 24 ठिकानों पे छापा, और क्या हुआ? पोर्ट का, अडानी के पोर्ट पर इतने जो पकड़ाए गए ड्रग्स, उसका क्या हुआ? गुजरात में पुल गिर गया, एक दवा बनाने वाली कंपनी को टेंडर दे दिया गया, नई कंपनी को, उसकी जांच का क्या हुआ? तो तुम सामने में रह करके अगर तुम करोगे हमारा तो जांच, लगातार जांच, और मेरी तरफ आ जाओगे तो बिल्कुल देगा, ये दागदार पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर ऋतु जी जो कह रही हैं कि सेलेक्टिव टारगेटिंग जो हो रही है, इसे लेकर हमें दिक्कत है। हमारे साथ बिहार के ही पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हुंकार में। अभी आपने सुना होगा आरजेडी की प्रवक्ता है ऋतु जी, वो ये कह रही हैं आप लोग सेलेक्टिव टारगेटिंग कर रहे हैं। बिहार में आजकल ऑफर निकला है, ज्वाइन बीजेपी वी विल गिव यू वाई कैटेगरी सिक्योरिटी, ज्वाइन बीजेपी, आपके खिलाफ जितने भी केसेस हैं उन सबको रोक दिया जाएगा, उस पर जो है पूर्ण विराम लगा दिया जाएगा। देखिए, लालू यादव पर कोई पहली बार रेड नहीं हो रहा है। लालू यादव तो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, इनको 3 मामलों में सजा हो चुकी, और पिछले 30 साल से कम 2 दर्जन बार लालू के परिवार पर सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का छापा पड़ चुका है। चाहे कांग्रेस की सरकार हो केंद्र में, देवगौड़ा की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, ये कोई पहली बार छापा पड़ रहा है क्या? और ये जो कर रहे हैं नीतीश कुमार और ललन सिंह कि जब अलग हो जाते हैं, तो नीतीश जी आप तो केवल 17 महीने रहे साथ में राष्ट्रीय जनता दल के, 17 साल तो आप हमारे साथ रहे, और आप ही लोगों ने कागजात उपलब्ध कराए सीबीआई को। चारा घोटाला किसने उजागर किया? ललन सिंह और नीतीश कुमार ने। आज यही लोग लालू यादव के पक्ष में खड़े हैं। ये जो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, इसका कागजात किसने उपलब्ध कराया? शरद यादव, स्वर्गीय शरद यादव और ललन सिंह ने। उस मनमोहन सिंह की सरकार थी, मामले को दबा दिया गया। लेकिन जवाब दें कि ये ललन चौधरी कौन है, ये हृदयानंद चौधरी कौन है? रेलवे का एक 4th ग्रेड का एम्प्लॉई, और हेमा यादव को 60 लाख की जमीन गिफ्ट कर देता है, और 2 साल बाद उसको 4 करोड़ में हेमा यादव बेचकर पैसा कमा लेती है। अरे इतना पुख्ता सबूत, उसका तो जवाब दीजिए। लालू का नारा था, तुम मुझे जमीन दो, मैं तुम्हें काम दूंगा। लालू यादव ने बिना जमीन लिए किसी का काम नहीं किया। मंत्री बनाया तो उसके एवज में जमीन लिखवा लिया। आखिर कांति सिंह ने क्यों गिफ्ट कर दिया तेजस्वी यादव को अपना कीमती मकान और जमीन? रघुनाथ झा ने मंत्री बनने के लिए क्यों अपना मकान गोपालगंज में गिफ्ट करा दिया? अरे ये लोग तो, ये ऐसे लोग कि लालू यादव ने तो अपने बच्चों को भी भ्रष्टाचार में शामिल करा दिया। ये जो पाप का पैसा है, इसकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। और इसलिए, और ये जो लेकिन ये कहा जा रहा है कि ये मामला तो बीच में रुक गया था, ये थम भी गया था, कोई सबूत पहले इकट्ठा नहीं हुए थे, ये अचानक वापस इसे रिवैम्प क्यों किया गया है? और मैं दोनों सवाल पूछ लेती हूँ, आप उसका जवाब दीजिएगा। पहला तो ये, दूसरा ये कि लालू प्रसाद यादव बीमार हैं, उनको अभी सबसे दूर रहना चाहिए, किडनी ट्रांसप्लांट करवा के वो आए हैं, और वहां पर इतने सारे अधिकारी बैठे हैं, उनकी तबीयत का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। ये जो उनकी बहू है वो प्रेग्नेंट है, और वो क्रिटिकल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी पर है। ये सारी चीजों को दरकिनार करके और ये जो ऑपरेशन हो रहा है वो बदले की राजनीति है। इन दोनों सवालों के जवाब आप मुझे दीजिए। ये देखिए, ये तो झूठा प्रचार किया जा रहा है। उनकी पत्नी से कोई पूछताछ नहीं हुई है, और मैं तो तेजस्वी जी को धन्यवाद देना, बधाई देना चाहूंगा कि कम से कम ईडी के बहाने आप पिता बनने जा रहे हैं। ये पूरी दुनिया को मालूम तो पड़ गया, लेकिन झूठा प्रचार मत कीजिए। ईडी गई थी आपसे पूछताछ करने के लिए, न कि आपकी पत्नी से, और न उनकी पत्नी से कोई पूछताछ हुई है। लेकिन ये सिंपैथी कार्ड खेलने का प्रयास कर रहे हैं। और क्या जिसके घर में गर्भवती पत्नी होगी उसके पति से कोई पूछताछ करने कोई पुलिस नहीं जाएगी? तो कानून बना दीजिए कि जिसके घर में बच्चे होंगे, महिलाएं होंगी, गर्भवती पत्नी होगी, उस पति से कोई पूछताछ नहीं करेगा। क्या तेजस्वी यादव की पत्नी से कोई पूछताछ हुई है?
ये सरासर झूठ है। ये झूठ का प्रचार करके सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं ये, लेकिन सिंपैथी हासिल नहीं कर पाएंगे। और देखिए ये जो कह रहे हैं कि जब जब गठबंधन बनता तभी रेड होता है, और ये किसने कहा कि मामला बंद हो गया? अरे 2008 में ललन सिंह और शरद यादव गए थे मिलने के लिए मनमोहन सिंह से, पूरे कागजात दिए, उन लोगों ने मामले को दबा दिया। 2014 तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, और जब 2014 में दोबारा सरकार, जब पहली बार सरकार बनी, एनडीए की सरकार तो आप बनी, कह रहे हैं सर कि ये जो ललन कुछ सिंह भी हो है। रहा है वो ठीक दिशा में जा रहा है, और अगर आरोप है तो उसके सवाल जवाब तो होंगे ही। जो सवाल आप उठा रही थी वो सवाल यहाँ पूछा गया, और सुशील मोदी ने ये कहा कि हमने पत्नी से तो कोई जाकर उनकी पूछताछ नहीं की है, ईडी के अधिकारियों ने या ऑफिसर्स ने। जिनके ऊपर आरोप है उनसे पूछताछ तो होगी ना। सुशील मोदी राष्ट्र के नाम संदेश दे रहे थे, तुम उनके राष्ट्र के नाम संदेश पर थोड़ी टिप्पणी करूंगी। 4 सवाल पूछने का मौका आप देती तो सुशील मोदी फोन काट के भाग जाते। ये असलियत है। असलियत ये है कि 95% केसेस ईडी के ऑपोजिशन के खिलाफ है। इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं है, इस पर कोई भवे नहीं सिकुड़ता है, इस पर कोई आईब्राउज नहीं रेज करता कि ये कैसे हो रहा है। आपको लग रहा है भाजपा का सारा तंत्र बिल्कुल साफ सुथरा है। मैं तो बार बार एक ही सवाल पूछती हूं, लोकायुक्त ने चलिए एमएलए को पकड़ लिया, आपकी ईडी अभी तक पहुंची क्यों नहीं वहां पर? एमएलए जी को घंटों में एंटिसिपेटरी बेल मिल जाती है, यहां पर लोग 2-2, 2.5 साल बेल के लिए सड़ रहे हैं जेलों में, चाहे एक्टिविस्ट हो चाहे स्टूडेंट्स हो। आप मुझे बताइए, आधे घंटे में उनको एंटिसिपेटरी बेल मिल गई। लड़का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर था उसी कर्नाटक सैंडल एसोसिएशन का, जो सोप्स एंड डिटर्जेंट का था, अडानी जी के खिलाफ एक्शन कब लीजिएगा? भाई इतनी तत्परता है, देश को साफ करना है तो दिखाइए। और मैं मूलतः एक ही सवाल पूछ रही हूं ना रूबिका जी, जहां पर आपको सरकार चुनी हुई गिरानी है, चाहे वो मध्य प्रदेश में आपने किया हो या आपने राजस्थान में कोशिश करी हो, आपने अशोक गहलोत जी के घर पे ईडी भेज दी, उनके भाई को बिठा लिया, आपने कमलनाथ जी के लड़के के खिलाफ ईडी भेज दी। ये एक बड़ी घिसी पिटी स्क्रिप्ट हो गई है। अब स्क्रिप्ट भी बदलिए। समझ में आता है कि आप लोग थक चुके हैं, पुरानी वही घिसी पिटी स्क्रिप्ट, लोगों के बाद ईडी भेज दो। लेकिन अब जिसने लड़ने की ठान ली है, मेरे नेता तो कहते हैं 55 घंटे क्या 55 दिन या 55 महीने भी बिठाओगे, सवाल तो उसी तेवर से पूछूंगा। और उनके सवाल पूछते ही सारी भारतीय जनता पार्टी बौखला जाती है, हुंका भरने लगती है। तो मुझे आप बस इतना बता दीजिए कि कन्विक्शन रेट और 9 साल में ईडी और सीबीआई का क्या शो रहा है, इसमें जवाब दे दीजिए। और सुशील मोदी जी यहां पर आकर कह रहे हैं निजी जीवन के बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, किसी की गर्भवती पत्नी के बारे में यहां पर नहीं बोलना चाहिए। लेकिन एक चुने हुए मुख्यमंत्री रहे हैं लालू जी, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आए हैं। आपको लगता है आप कर रहे हैं, आप ये और करिए। मैं तो कहती हूं विनाश काले विपरीत बुद्धि, भारतीय जनता पार्टी ये नेताओं के खिलाफ और करे, देश तो देखे। आपको लगता है सब भ्रष्टाचारी है, सबको समझ में आ रहा आपकी तानाशाही। मैं चाहती हूं कि आप ये और करिए, आप हर नेता के यहाँ जाइए, सबको जेल में मैंने आपको भी उतना ही बोलने का मौका दिया जितना सुशील मोदी है। को दिया, जितना सुधांशु जी को दिया। तो जैसे आपने कहा कि राष्ट्र के नाम संदेश उनका था, आपको सुनकर भी ये कहा जा सकता है कि आप भी राष्ट्र के नाम ही संदेश दे रही हैं। लेकिन भी एक दे दिया। नहीं, हाँ वही तो कह रही हूँ। यहाँ पर सबको इतना बोलने का मौका है, वो सवाल पूछ सकते हैं और सवाल के जवाब ढूंढने और तलाशने की कोशिश होती है। सुधांशु जी जो सवाल सुप्रिया सुनीत यहाँ पर पूछ रही हैं, उनके जवाब, वो कह रही है अडानी क्यों नहीं दिखते आपको? देखिए सुप्रिया, हम उसी बिंदु पे आ रहे हैं। देखिए सुप्रिया जी को कितने भोलेपन के साथ अदाकारी दिखाने की बात। जब हमने कहा कि कर्नाटक में पकड़ लिया गया तो क्या कहती हैं, कर्नाटक में वो लोकायुक्त ने कार्रवाई की है, होपफुली लोकायुक्त इंडिपेंडेंट है, मगर चुनाव आयुक्त इंडिपेंडेंट नहीं है। कितनी सुविधा के अनुसार संस्थानों के बारे में भी निर्णय, ऐसा जुरिस्डिक्शन तो हमने देखा नहीं होगा, जुरिस्प्रूडेंस, कि जब जो लगे कार्रवाई कर दी तो ठीक है। अब कार्रवाई के बाद, अरे भाई हर भ्रष्टाचार का केस ईडी सीबीआई में थोड़ी जाता है। जांच एजेंसी एक निश्चित स्तर की जांच करने के बाद रिफर करती है, अगर वो ईडी सीबीआई के लायक होगा तो वहां पे जाएगा। परंतु मैं एक फैक्ट दर्शकों के सामने रखना चाहता हूं, जो टारगेटिंग की बात कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी पे केस कब दर्ज हुआ था? कोई भी जाके चेक कर सकता है। राबड़ी देवी 1997 में मुख्यमंत्री बनी थी। लालू यादव जी को जेल हो गई थी, सजा हो गई थी 97 में, जब कांग्रेस के समर्थन से जनता दल की केंद्र में सरकार थी, हमारे जमाने में हुआ था। और उसके बाद वो निरंतर लालू यादव जी जेल से बाहर आते जाते रहे, साहब पर्ची हमारे नाम की फाड़ते रह रहे।
अजीब तर्क देते हैं। और मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा, स्वर्गीय अमर सिंह जी ने एक बार बोला भी था कि लालू यादव जी को जनता दल की अंदरूनी राजनीति और कांग्रेस ने सबक सिखाने के लिए यह किया था। मैं नहीं कहता कि वो सच बोल रहे हैं कि नहीं। इवन मुलायम सिंह जी ने भी बोला था कि अमर सिंह नहीं होते तो मैं जेल चला जाता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था। उनका भी इशारा यही था कि कांग्रेस और जनता दल की राजनीति के चलते हुए उन पर भी केस दर्ज किए जा रहे थे, ये उन्होंने कहा था। तो शायद आप अपने नजरिए से सोचते हैं, जिन लोगों का 26-27 साल पहले के केसेस हैं, और मैंने तो कांग्रेस पार्टी के भी पूछे, चलिए वो तो छोड़ दिए, ये पीवी नरसिम्हा राव पे केसेस जो थे तब कौन था भाई? वो तो प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद मुकदमे पे मुकदमे प्रधानमंत्री के रूप में झेलते रहे। राजीव जी का नाम आ गया बोफोर्स की चार्जशीट में, तब तक उनकी मृत्यु हो गई थी तो वो वहां से ड्रॉप कर दिया गया है वो विषय। उसमें कोई भाजपा थी कभी? इसलिए मैं कहना चाहता हूं इनकी तो एक पूरी परंपरा है। और एक बात मैं रूबिका जी थोड़ा हट के कहना चाहता हूं इस डिस्कशन से दर्शकों के लिए, जो पार्टियां ये दावा करती हैं कि वो गरीबों, वंचितों, शोषितों के लिए काम करती हैं, उन्हीं के नेता सबसे जल्दी सैकड़ों करोड़ की मालिक कैसे हो जाते हैं? आज मैं विनम्रता से पूछता हूं, लालू यादव जी कहते थे ये गरीब गुरबा की सरकार है। आज गरीब गुरबा की सरकार का दावा करने वाले परिवार के पास जमीन की भरमार है। वो बिहार का सबसे अमीर परिवार है। ऐसे ही वंचितों, शोषितों का दावा करने वाली उत्तर प्रदेश की नेत्रियों, या तमिलनाडु में जो लोग दावा करते थे कि हमने दबे कुचले लोगों के लिए कर रहे हैं, सैकड़ों करोड़ की संपत्ति बन जाती है। यह भी एक यथार्थ है, इसमें किसी को कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो यह भी सोचने की बात है, यह अचानक कैसे हो जाता है? न नौकरी करते, न व्यवसाय करते, न इवन बहुत से लोगों के पास बहुत क्वालिफिकेशन भी नहीं होती है, और अचानक इतना सारा पैसा आ जाता है, और उसके बाद आरोप भारतीय जनता पार्टी पे आ जाता है। यह मैं दर्शकों के विवेक पे छोड़ता हूं, न मेरी बात माने न मेरी प्रतिपक्षियों की बात माने, खुद जाके अनुसंधान करे कि ये पिछले 25-30 वर्षों से भ्रष्टाचार को लेकर भारत की राजनीति में क्या हो रहा है। ये इतना पैसा आया कहां से? आप चौंक रही थी कि 24 ठिकानों पर छापेमारी होती है और महज 1 करोड़ रुपया आता है, या 1.25 करोड़ का सोना बरामद होता है, या 1900 USD बरामद होते हैं। मैं ये कह रही हूँ, ये आया भी तो आया कहाँ से? एक आम आदमी के, एक गरीब गुरबा की सरकार जैसा कह रहे हैं सुधांशु जी, तो उसको उनके पास तो इतना कैसे, कहाँ से आया ये पैसा? उसको जवाब दिया जाएगा ना। यही पैनल कंगारू कोर्ट थोड़ी ही बन जाएगा। पैनल का जो काम है वो अपनी बात को रखे और सुन ले ध्यान से कि ये वो लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं जो खुद अभी मेघालय के सीएम को सबसे ज्यादा भ्रष्ट सीएम बताने वाले, आज उनका मंच पर गुणगान करते नहीं थकते थे। हेमंत विश्व सरैया वाटर सप्लाई स्कैम, जिसके लिए बुकलेट जारी किया गया लंबा चौड़ा, और जब उनकी पार्टी में आ जाते हैं, मुख्यमंत्री बनते हैं और बेदाग हो जाते हैं। कौन किसकी बात कर रहा है? अगर निकला है कुछ तो जवाब दिया जाएगा। पैनल है, पैनल रहे, कंगारू कोर्ट बनने की कोशिश ना करे। ना कंगारू कोर्ट कोई नहीं बना रहा है, पैनल ही रहेगा। तो पैनल में सवाल तो पूछेंगे ना, जैसे आप सवाल पूछ रही हैं, तो सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ पे कंगारू, बफलो, जिराफ, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। मैं सिर्फ ये ऋतु जी पूछ रही हूँ कि इतना पैसा कहाँ से आया? मतलब मैं पैनलिस्ट की नहीं, मैं समझ गई। नहीं ऋतु जी, वो बिल्कुल समझ गई, मुझे पता है वो आप पर्सनल नहीं हो रही है, पर मैं ये पूछ रही हूँ सवाल, वो जवाब पैसा एक आम आदमी जानना चाहेगा ना कि कहाँ से आया। किसको दिया जाएगा? एजेंसी को ही तो दिया जाएगा ना, एजेंसी को दिया जाएगा, एंड देन एजेंसी बिल उसको वो बताएगी कि भाई ये हमने ये पूछताछ की, उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेनेशन दिया है। तो पूछताछ होनी चाहिए, आप मान रही है ना? जिनके यहाँ जहाँ से निकली है, हाँ, तो पूछताछ होनी चाहिए, फिर आप मान रही है ना? नहीं ठीक है, पूछताछ होनी चाहिए, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, टारगेटेड नहीं होनी चाहिए। पूछताछ होनी चाहिए, नारायण राणे से भी होनी चाहिए, शुभेंदु अधिकारी से भी होनी चाहिए, येदियुरप्पा से भी होनी चाहिए, हेमंत विश्व शर्मा से भी होनी चाहिए, और हमेशा होनी चाहिए। अरे ये तो वो लोग हैं कि अगर बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री दिखा दे तो उसको उस पे छापे मरवाने लगते हैं। यहाँ तो पॉलिटिकल है, वो तो अपनी छवि पे, तो उस पर एक वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इस तरह से उन्होंने तो पत्रकारिता को भी नहीं छोड़ा है। किसकी बातें करें उन्होंने तो अभी मतलब आप एक एक करके देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में अपने फेवर के जज को बिठाते ताकि उनके फेवर में जजमेंट हो जाए। एक भी ऐसी पोस्टिंग जो होती है वो नए लोगों को पद पे नहीं दे रहे, पुराने लोगों को एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन आप ये कह रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी गलत, ईडी भी गलत, उनके फेवर में रहे, सीबीआई भी गलत, चुनाव आयोग भी गलत, तो ये देश अब रहा ही नहीं रहने लायक है ना? सब गलत हो गए, क्योंकि आपके नेताओं पर छापेमारी हो रही है कुछ बड़े गंभीर आरोपों के चलते। भाजपा ने नहीं रहने दिया,
भाजपा ने नहीं रहने दिया, भाजपा ने नहीं रहने दिया। ये कोई भाजपा के टाइम के केसेस थोड़ी है, लालू जी पर ये केसेस तो बहुत पहले से चल रहे हैं ना। इनफैक्ट जब सुप्रिया जी की पार्टी की सरकार चल रही थी तब वो केसेस हुए थे कि नहीं हुए थे? सब कुछ जो है आप लोगों ने भ्रष्ट कर दिया है। दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या सुप्रिया जी बस एक सेकंड आ रही हूँ, इन पर आरोप इसलिए सीधा कोई टाइम। सुप्रिया जी बस एक सेकंड मुझे दे दीजिए। सुधांशु जी जवाब दीजिए। अच्छा, देखिए, पहली बात तो हम ये कहना चाहेंगे, जो ये लोग कह रहे हैं ना उपयोग करने का, मैं याद दिलाना चाहता हूं, जब लालू जी पे सीबीआई का केस हुआ, केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वहां पर एक सीबीआई के रीजनल डायरेक्टर थे यूएन बिस्वास, और जब कांग्रेस का समर्थन हो गया तो यूएन बिस्वास के खिलाफ बिहार विधानसभा ने विशेषाधिकार का नोटिस दिया और उन्हें अनकंडीशनल अपॉलॉजी करवाई। ये क्या था भाई? एक तरफ लालू जी कहते थे ये कांग्रेस की सरकार हमको चपरासी समझती है, अब ऐसा नहीं है, अब तो लालू है इसके अंदर। फिर जैसे ही कांग्रेस ने हाथ मिलाया, अपने ही अधिकारी की ऐसी बलि चढ़ा दी कि उससे जाके वहां माफी। ये कोई भी फैक्ट जाके वेरीफाई कर सकता है। तो इनका जोड़, पहले इनमें लड़ाई थी, फिर केवल भ्रष्टाचार ही इनमें मेल कराता है, अन्यथा और कोई तरीका नहीं हो सकता है। और मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उस समय लालू यादव जी बैठते थे, हम लोगों को बचपन में याद है, बंडी पहनते थे, साफा पहनते थे, चारपाई पे बैठते थे। अब बताइए बिहार के कितने बंडी पहनने वाले, साफा पहन के चारपाई बैठने वाले लोगों के पास दिल्ली में फार्म हाउस है। फार्म हाउस तो ये तो आपने एक्सेप्ट किया ना, सोर्स क्या छोड़ दीजिए। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि देश की जनता के सामने बहुत स्पष्ट है। सुप्रिया जी के लिए भी एक लाइन सर, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सुप्रिया श्रीनेत आपकी बातों का जवाब, सुधांशु जी रियली सॉरी, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, लेकिन चूंकि सुप्रिया श्रीनेत, हाँ सुप्रिया श्रीनेत 10 सेकंड में बोल देती हूँ, मैं 10 सेकंड में बोल देती हूँ। सुधांशु जी ने हर बात का खुद ही जवाब दे दिया। इन्होंने क्या कहा, हमने फलाने के खिलाफ केस किया था। हाँ, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आक्षेप लगेंगे तो केस होने चाहिए। 40% केसेस हमारी सरकार के समय में हमारे लोगों और हमारे घटक दलों के पे होते थे, सीबीआई के 46% ईडी पर थे। आपकी तरह नहीं कि अडानी का नाम आएगा मुंह में दही जमा लेंगे, कांपते थे, हाथों से पानी पिएंगे और मुंह पर टेप लगा के आंखों पे पट्टी बांध के बैठ जाएंगे। अब मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन सुप्रिया जी, सुधांशु जी, ऋतु जी, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकाल कर आप आए, हुंकार भरी अपने अपने पार्टियों के लिए, इस देश के सिस्टम के लिए। लेकिन हाँ, करप्शन पर टारगेट 24 का नैरेटिव सेट, क्या इस सवाल का जवाब मिला है वो जनता बेहतर जानती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।